जो दवाइयाँ खाने के बीच में या बाद में लेते हैं वो दवाइयाँ आजकल ऐसी हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर कम होने का रिस्क नहीं होता है। ज़्यादातर इंसुलिन खाने से पहले ली जाती है। कुछ लॉन्ग एक्टिंग जो रात में ली जाती है इंसुलिन वो डिनर के बाद भी देते हैं। देखिए, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको अपने दवाइयों के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से समझ लें। कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई वॉमिटिंग, पेट में दर्द या यूरिन में कोई इशू लग रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है तुरंत। नॉर्मल जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल है उनको 1 से 1.5 लीटर तक पानी 24 घंटे में ज़रूर पीना चाहिए। अगर डायबिटीज़ की वजह से किसी को लगता है कि कोई किडनी का इशू हो रहा है, अक्सर जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं 50-60 के बाद, डायबिटीज़ के साथ हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, लगता है कोई हार्ट फेलियर है या कोई किडनी का इशू है, जिसमें डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको पानी का इंटेक अब कम रखना है। अगर कोई हार्ट फेलियर वाली कंडीशन आ रही है या किडनी का कोई इशू आ रहा है जिसमें आपका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, उस समय आपको डायबिटीज़ अगर है तो डॉक्टर से आप पूछ करके पानी का इंटेक आपको लिमिट करना चाहिए। देखिए, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको अपने दवाइयों के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से समझ लें। क्या कुछ दवाइयाँ डायबिटीज़ की खाने से पहले खाई जाती हैं, कुछ दवाइयाँ खाने के बीच में भी खाई जाती हैं, कुछ खाने के बाद खाई जाती हैं। इसी तरह से इंसुलिन है, ज़्यादातर इंसुलिन खाने से पहले ली जाती है। कुछ लॉन्ग एक्टिंग जो रात में ली जाती है इंसुलिन वो डिनर के बाद भी देते हैं। अगर आप इंसुलिन लेते हैं और आपने इंसुलिन लगा लिया और अपना खाना भूल गए या कोई आ गया, आप उससे बात करने लगे, किसी और काम में कोई फ़ोन आ गया, कोई आपका कोई इम्पोर्टेंट कोई ऐसा काम आ गया, आप बाहर निकल गए और आपने इंसुलिन ले लिया, खाना नहीं खाया आपने, तो जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स होते हैं उनका इफ़ेक्ट जल्दी आ जाता है, तो आपका शुगर एकदम से डाउन होगा और आपको प्रॉब्लम्स हाइपोग्लाइसीमिया वाली होगी, जिसमें जैसा मैंने बताया कि पहले तो घबराहट वगैरह, बेहोशी, तो ये ख़तरनाक हो सकता है। तो अपने डॉक्टर से हमेशा ये बात पूछें कि ये इंसुलिन हम ले रहे हैं तो खाने से कितनी देर पहले लेना है, और इसके कितनी देर के बाद खाना खाना। इसी तरह से दवाइयों का है, जो दवाइयाँ पहले लेनी है, अगर आपने दवा ले ली, ज़्यादातर दवाइयाँ आधे घंटे के पहले, जो पहले दवाइयाँ चलती थी खाने से आधे घंटे पहले देते थे, लेकिन हम लोग कई बार अब मरीजों को यही बताते हैं कि आप जो पहले लेने वाली दवाइयाँ हैं अपने डाइनिंग टेबल पे खाना रखिए, दवा खाइए और खाना शुरू कर दीजिए। जो दवाइयाँ खाने के बीच में या बाद में लेते हैं वो दवाइयाँ आजकल ऐसी हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर कम होने का रिस्क नहीं होता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि आपको दवा किस समय लेनी है, खाने से कितनी देर पहले लेनी है, और खाना मिस नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। कभी आपकी दवाइयाँ मिस हो गई, कुछ दवाइयाँ जो खाने से पहले लेते हैं जिनसे ब्लड शुगर तेज़ी से डाउन होता है और लंबा इफ़ेक्ट रहता है, उनको आप दोबारा नहीं ले सकते। अगर आप बहुत देर हो गया खाने से, जैसे आपने आधे घंटे पहले डॉक्टर ने बताई है, खाने से पहले बताई है, आपने मिस कर दिया, याद आया, तुरंत ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 घंटे 3 घंटे के बाद सोचेंगे कि हम ये दवा दोबारा ले लें और फिर दूसरी डोज भी ले लें, तो आप हाइपोग्लाइसीमिया को न्योता दे रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में अपने डॉक्टर से अच्छी तरह से समझ लें कि इस दवा से ब्लड शुगर लो होने का कितना खतरा है। सब दवाइयों से नहीं होता है, कुछ दवाइयों से ब्लड शुगर कम होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इंसुलिन से भी होता है, जो इंसुलिन आजकल शॉर्ट एक्टिंग होती है, उनसे अगर आपने खाना नहीं खाया तो ब्लड शुगर कम होने का खतरा रहेगा। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जैसे आजकल लैंटस लोग जो रात में अक्सर लगाते हैं, आपने ले लिया रात में
और खाने के बाद अगर आपने डॉक्टर ने कहा और खाना नहीं खाया और सुबह भी आपने नहीं खाना खाया तो ब्लड शुगर आपका लो हो जाएगा। तो ब्लड शुगर लो होने वाले सिम्टम्स बार बार आपको मैं याद दिलाता रहूँगा। सबसे पहले ब्लड शुगर लो होना बहुत ख़तरनाक है। ब्लड शुगर ज़्यादा होना धीरे धीरे आपके लिए ख़तरा बन सकता है, तुरंत कोई ख़तरा नहीं होगा। ब्लड शुगर लो हो करके जान का ख़तरा भी, अगर आप ड्राइव करने निकल गए, ब्लड शुगर लो हो गया, चक्कर आने लगा, आपने गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दवाइयों के बारे में, इंसुलिन के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर सवाल पूछें, मुझे कब खाना है, कैसे खाना है। सबसे पहले तो अगर आप वॉक करने जाते हैं तो अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर बहुत टाइट कंट्रोल है, अच्छा है, और आप सुबह जो है वॉक करने निकल रहे हैं और आपका वॉकिंग आपने काफ़ी की और मान लिया आप 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद घर पे वापस आए और ब्लड शुगर फास्टिंग आपका करीब 90 और 100 के आसपास चल रहा है और आपने वॉक कर दिया, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क रहेगा। जब भी वैसे भी डायबिटीज़ के सारे मरीजों को जब वॉक करने के लिए निकलते हैं तो अपने साथ कोई बिस्किट्स या कोई टॉफ़ी, कोई ऐसी चीज़ पॉकेट में ले करके ही बाहर निकलें। अब कितना वॉक रेगुलर डायबिटीज़ के एक मरीज़ को करना चाहिए? एक नॉर्मल हेल्दी वॉक जो होती है, अगर आपको वेट एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं है, वेट कम नहीं करना है, तो आप 4000 स्टेप्स का मतलब होता है 1 किलोमीटर में करीब 1200 से 1500 स्टेप्स होते हैं। स्टेप काउंटर्स आपके मोबाइल में भी है, नहीं है तो आप ऐसे भी 1 किलोमीटर देख सकते हैं। मोबाइल के अलावा आजकल स्मार्ट वॉच है, आप वैसे भी आप स्टेप काउंटर्स यूज कर सकते हैं या अपने आप समझ सकते हैं। तो 3 किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर की वॉकिंग अगर आप रेगुलर करते हैं, रेगुलर का मतलब है हफ्ते में 5 दिन भी करते हैं, तो आप ठीक रहेंगे। हेल्दी वॉकिंग आप कर रहे हैं, आपको वेट कम करना है और आपको लगता है ओवर वेट है, ब्लड शुगर भी थोड़ा अच्छा कंट्रोल नहीं है, तो आपको कम से कम 7,000 to 8,000 स्टेप्स, करीब 6 किलोमीटर्स तक की वॉकिंग आपको करनी चाहिए। समय जैसा बिल्कुल एकदम से खाना खा के तुरंत भी आपको नहीं करना है। ज़्यादातर लोग मॉर्निंग वॉक करना पसंद करते हैं। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपका, जैसे मैंने बताया कि आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, लेकिन अपने शुगर का ध्यान रखें कि ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा कम ना हो। और उस समय जब लौट के आएँ तो कभी कभी ब्लड शुगर ज़रूर चेक कर लें। फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं, अपने साथ कुछ बिस्किट्स वगैरह ले के जाएँ खाने की। अगर आप इवनिंग में वॉक करते हैं तो इवनिंग टी और डिनर के बीच के समय आप वॉक कर सकते हैं। देखिए, घर में भी बहुत सी फिजिकल एक्टिविटीज़ आप घर में, जैसे स्किपिंग है, थोड़ी सी हल्की सी जॉगिंग है घर में। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो अपने लॉन में, अपने कमरे में ही आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप रेगुलर करेंगे, स्किपिंग है, थोड़ी सी हल्की सी जॉगिंग है, जंपिंग है, घर में भी करते हैं, अगर आप कम से कम 10 मिनट भी अगर आप रेगुलर करते हैं। अगर घर में ट्रेडमिल है तो आप ट्रेडमिल पे इवन 4 से 5 मिनट भी अगर आप करते हैं, अगर ट्रेडमिल एक्सरसाइज, तो आपके लिए सफिशिएंट है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत लंबी चौड़ी वॉक करें। रेगुलर वॉक नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप 5 से 6 मिनट का अगर रेगुलर एक्सरसाइज आप करते हैं, बहुत विगरस भी नहीं है, मॉडरेट एक्सरसाइज है, 5 to 6 मिनट्स डेली करते हैं, तो वो सफिशिएंट है। उससे ब्लड शुगर आपका भी कंट्रोल रहेगा और आपका हार्ट का एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करने में, आपको हार्ट रेट कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी उससे। देखिए, ब्लड शुगर अगर किसी का 400-500 पहुंचता है, कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं हैं कि उसको जैसे सांस में मीठी स्मेल आ रही है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई वॉमिटिंग, पेट में दर्द या यूरिन में कोई इशू लग रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है तुरंत। अनलेस किसी का ब्लड शुगर 500-600 पहुंच रहा है, जिसे 700-800 भी पहुंच रहा है, तो उसमें भी हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट में कोमा जो है नहीं आता, अनलेस अगर किसी को कीटोएसिडोसिस हो रही है। कीटोएसिडोसिस का मतलब होता है
कि ब्लड शुगर लगातार बढ़ता रहता है, शुगर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि शुगर बॉडी के सेल्स के अंदर नहीं जा पा रहा है, बॉडी आपके शुगर का इस्तेमाल जो है बॉडी की सेल्स नहीं कर पा रही हैं, तो बॉडी में जो फैट है, जो आपके लीवर पे, आपके थाई पे, आपके हाथों पे जो फैट है वो गलने लगता है, वो गल गल के एनर्जी देने लगता है, उससे कीटोन बनते हैं, तो कीटोएसिडोसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। कीटोएसिडोटिक कोमा धीरे धीरे डेवलप करता है। तो ब्लड शुगर अगर थोड़ा बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा तुरंत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर को कॉल कर लें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखें, अगर डाइट आपका थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड हुआ है उसको कंट्रोल करें, अगर हो सकता है तो यूरिन टेस्ट करा लें पास में, यूरिन में अगर कीटोन आ रहा है तो ज़रूर तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट कर लें, नहीं तो अपनी डोजेस शुगर की लेते रहें, फिजिकल एक्टिविटी अपना चलना फिरना बनाए रखें। 400-500 ब्लड शुगर पहुंचने से तुरंत इमीडिएट कोई ख़तरा नहीं है, इमीडिएट ऐसा नहीं होगा कि आप गिर जाएंगे, हाँ उसको मैनेज करना चाहिए, आप डॉक्टर से मिल लें, बात कर लें, उसमें तुरंत घबराने की बात नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को ये सलाह दूंगा कि आप अपनी एक फ़ाइल, चाहे हार्ड कॉपी बना के रखें, एक फ़ाइल, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें। बहुत से पेशेंट्स अपना रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते हैं। अगर आप अपनी एक फ़ाइल बना के रखेंगे, फ़ाइल नहीं बना सकते तो कम से कम अपने मोबाइल में अपने पुराने इन्वेस्टिगेशंस, अपने जितने भी पर्चे हैं उनका एक रिकॉर्ड रखेंगे, तो डॉक्टर अगर कोई आपसे पूछता है और देखता है डॉक्टर कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं अपने इलाज में, अपने ट्रीटमेंट के लिए सीरियस हैं, तो डॉक्टर भी आपका इलाज बेटर तरीके से करेगा, अच्छे तरीके से करेगा। अब आपको सवाल क्या पूछना है, जैसे अगर आपका ब्लड शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड है तो आप अपने डॉक्टर से पूछें कि हमें कितने दिन के बाद ब्लड शुगर कराना है। ब्लड शुगर से रिलेटेड जो उसमें डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए टेस्ट होते हैं, HbA1c कब कराना है, कोलेस्ट्रॉल कितने दिन के बाद कराना है, जैसे HbA1c 3 महीने के बाद, लिपिड प्रोफाइल भी यूजुअली 3 महीने के बाद कराया जाता है। ब्लड शुगर अगर आपका एक बार कंट्रोल हो गया, कंट्रोल का मतलब है अगर आपकी एज 40-50 है तो ब्लड शुगर 110 के आसपास फास्टिंग है, ब्लड शुगर PP आपका 150 के आसपास है और HbA1c 7 के आसपास है, तो आप 3 महीने के बाद अपना HbA1c करा सकते हैं, ब्लड शुगर भी करा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल भी करा सकते हैं, यूरिन करा सकते हैं। अगर आपका ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है तो आपको जितने दिन के बाद, डॉक्टर कहता है आपको 2 दिन के बाद कराना है ब्लड शुगर, तो आप पूछिए कि कितने दिन के बाद डॉक्टर से कराना है। डॉक्टर आपको कहेगा आपको 1 हफ्ते के बाद कराना है ब्लड शुगर, 1 हफ्ते के बाद कराइए। अगर आपको यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपको आँखों में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आँख का पर्दा, जिसे फंडस एग्जामिनेशन रेटिना कहते हैं, वो भी ज़रूर चेक करवाइए। उसके बारे में डॉक्टर से पूछ लीजिए कब क्या करवाना है। हाथ पैरों में कोई झंझनाहट है, कोई सुन्नाहट है, तो उसके बारे में डॉक्टर से बात करें कि न्यूरोपैथी से रिलेटेड कोई टेस्ट, कहीं कोई पैरों में कोई अल्सर वगैरह बन रहा है उससे रिलेटेड कोई टेस्ट तो नहीं करवाना है। और डायबिटीज़ के हर एक मरीज़ को जो बिल्कुल स्टेबल हैं, जिनका ब्लड शुगर बिल्कुल ठीक चल रहा है, उनको भी साल में 1 बार ECG करवाना चाहिए। अगर आपके फैमिली में कोई हार्ट अटैक या किसी की एंजियोप्लास्टी हो रखी है तो अपना TMT, अगर आप फिट हैं, 50 की एज में हैं, चल फिर रहे हैं, तो आप TMT करवा सकते हैं, इको करवा सकते हैं। अगर कोई ऐसा इशू है तो डॉक्टर से बात कर लें। कोई फैमिली में अगर इस तरह का कोई कार्डियक इवेंट हुआ है तो स्ट्रेस इको करवा लें। अगर आपको लगता है कि घुटने में कोई प्रॉब्लम है, आप दौड़ नहीं सकते ट्रेडमिल पे, तो स्ट्रेस इको करवा लें। तो डायबिटीज़ से लड़ना सब इतना मुश्किल भी नहीं है अगर हमारे पास सही जानकारी हो और थोड़ी सी इच्छा शक्ति हो, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को थोड़ा संतुलित बना सकें, खान पान और अपने लाइफस्टाइल को ठीक रख सकें, तो हम इस डायबिटीज़ से काफ़ी हद तक बच सकते हैं या इसे मैनेज कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो आने के लिए और हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।